Chalo, good afternoon, everyone. So that day we started with bailment, right? We finished the entire bailment. What is bailment? Bailment मतलब हम लोग क्या करते हैं, possession ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. दो पार्टीज होती है, बेलर एंड बेली, ठीक है. यहाँ पर इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. टाइप्स ऑफ बेलमेंट में याद रखो, ये चार्ट अपन ने बनाया था. ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स देर आर 3 टाइप्स: exclusive for the benefit of bailor, exclusive for the benefit of bailee, and mutual benefit. On the basis of reward there are 2 types of bailment: gratuitous and non-gratuitous. ये हो गया था. तुम लोग ने ये सब रिवाइज किया. फिर अपन ने देखा ड्यूटीज ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेली, राइट्स ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेली, बराबर. फिर टर्मिनेशन देखा बेलमेंट का. फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, ये याद है ना तुम लोग को, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, बराबर. फिर राइट ऑफ लीन. लीन मतलब क्या, अगर हमने कुछ भी चीज़ गिरवी रखी है, ठीक है, तो गिरवी रखी है मतलब जब तक वो लोन का रिपेमेंट नहीं करता तब तक तो हम उसको रिटर्न ही नहीं करेंगे. इज दिस क्लियर एवरीवन? इसमें 2 टाइप की लीन होती है, एक होती है पर्टिकुलर लीन और एक होती है जनरल लीन. चलो आज अपन स्टार्ट करें प्लेज. नाउ बेलमेंट में अपन ने क्या देखा था, पोजेशन ट्रांसफर करना. क्या करना? पोजेशन ट्रांसफर करना. प्लेज का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से. द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड एज प्लेज. बेलमेंट में मैं क्या कर रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कपड़ा दिया एक टेलर को और वो उसका मुझे एक शर्ट सिल कर देगा, उसको बोलते हैं बेलमेंट. प्लेज मतलब क्या, प्लेज इज एग्जैक्टली मैं कुछ गिरवी रख रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर ए लेंड्स मनी टू बी, तो ए ने बी को क्या दिया, मनी दिया, लोन. अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ज्वेलरी डिपॉजिटेड बाय बी विथ हिम. तो प्लेज क्या किया इसने, गिरवी क्या रखा, ज्वेलरी, ठीक है. सिक्योरिटी ऑफ ज्वेलरी मतलब उसने ज्वेलरी गिरवी रखा. तो कहना है इसे बेलमेंट ऑफ ज्वेलरी. तो बेलमेंट ऑफ ज्वेलरी is a pledge as a security for lending the money. अब देखो यहाँ पर B कौन हुआ, B जिसको लोन मिली उसको बोलते हैं पॉनर. क्या बोलते हैं, पॉनर या प्लेजर. एंड A जिसने उसको लोन दिया है, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉनी या प्लेजी. इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? पक्का? अब देखो तो अल्टीमेटली क्या होता है, सुनना ध्यान से, ये एग्जाम्पल याद रखो. बेलमेंट में क्या था, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ए गेव मनी टू बी, लोन दिया है. क्या दिया है, लोन. अब इसके अगेंस्ट बी ने उसको क्या दिया है, सपोज उसका कोई प्रॉपर्टी दे दिया, या इधर जो एग्जांपल है ना उसमें क्या दिया है, ज्वेलरी दिया है. तो ये ज्वेलरी उसने ए को बेच दिया क्या, अच्छा उसने क्या ज्वेलरी ए के नाम कर दिया क्या, इट्स जस्ट अ सिक्योरिटी. It's just a and security is nothing कि उसने क्या किया है, इसको प्लेज किया. क्या किया है. अब मुझे एक बात बताओ, जिस दिन बी ए का पैसा लौटा देगा, ध्यान से सुनना, जिस दिन बी ए का पैसा लौटा देगा उस दिन कहने से ए उसको ज्वेलरी वापस कर देगा. याद करो बेलमेंट के सारे कंडीशंस, सबसे पहले कोई पर्पस होना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बराबर. फिर एक बोलते हैं ना रिटर्न बैक ऑफ गुड्स भी होना चाहिए, ठीक है. एंड सिर्फ ट्रांसफर ऑफ क्या होना चाहिए, पोजेशन होना चाहिए. याद है? सो प्लेज और बेलमेंट कैसे रिलेटेड है. प्लेज मतलब जो भी चीज़ हम गिरवी रखते हैं, कंसिडरिंग इट एज अ बेलमेंट, कंसिडरिंग इट एज अ बेलमेंट, तो दैट इज नथिंग बट प्लेज. जहाँ पर बी क्या बनता है, प्लेजर बनता है, क्योंकि जो अपना असेट देता है वही प्लेजर बनेगा. और ए क्या बन जाएगा, प्लेजी या पॉनर या पॉनी. इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? जो प्लेजर है वो पॉनर है और जो प्लेजी है वो पॉनी है. अंडरस्टूड गाइस? अब देखो इसके कुछ एसेंशियल्स है. सो देखो प्लेज जो है ना, प्लेज ये एक बेलमेंट का ही कैटेगरी है. प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट, इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट. तो कहने से बेलमेंट के लिए जो जो एसेंशियल कंडीशंस थी वो सारी की सारी प्लेज के लिए भी होगी, बराबर. सो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम एडिशनल कंडीशन, जैसे there shall be a bailment for security against payment or performance of promise.
तो ये जो मैंने ज्वेलरी दिया है, ज्वेलरी, ये क्या है, इट इज एक्टिंग एज अ सिक्योरिटी। साथ ही साथ क्या बोला है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लेज इज गुड्स, ये हमेशा क्या होना चाहिए, गुड्स ही होना चाहिए, ठीक है, सर्विसेज नहीं हो सकती। फिर गुड्स प्लेज शैल बी इन एग्जिस्टेंस, फ्यूचर गुड्स, पास्ट गुड्स नहीं चलेगा, कंपल्सरी कौन से गुड्स चाहिए, प्रेजेंट गुड्स। एंड देयर शैल बी अ डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू द प्लेज। इज दिस क्लियर? तो डिलीवरी भी होनी चाहिए गुड्स की, तब जाके वो प्लेज कंप्लीट होता है। सो देखो क्या बोला है, एडिशनल कंडीशन क्या बोला है, सबसे पहला एडिशनल कंडीशन बोला है बेलमेंट फॉर सिक्योरिटी होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, गुड्स एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, एंड चौथा क्या बोला है, उस गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, गुड्स की डिलीवरी। तो मुझे एक बात बताना, बेलमेंट और प्लेज सेम टू सेम है, हाउएवर प्लेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट, प्लेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट। समझ में आ रहा है तुम लोग को, पक्का, एवरीबडी क्लियर? अब देखो यहां पर हम देख रहे राइट्स ऑफ पॉनी या प्लेजी, मतलब कहना है इसे अपने एग्जांपल में ए के क्या क्या राइट्स हो गए, मतलब जिसके पास सिक्योरिटी आए उसके क्या क्या राइट्स है। सबसे पहले राइट टू रिटेन द प्लेज गुड्स, मतलब जब तक बी उसके लोन का पैसा नहीं देगा तब तक कहना है इसे ए वो सामान उसको रिटर्न नहीं करेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? जैसे देखो वेयर एम प्लेजेस स्टॉक ऑफ गुड्स फॉर सर्टेन लोन फ्रॉम अ बैंक, द बैंक हैज द राइट टू रिटेन द स्टॉक, कहने से ये तो एक पर्टिकुलर लीन भी हो गया, not only for adjustment of the loan but also for the payment of interest. Is this clear everyone? पहला राइट समझा। दूसरा राइट क्या बोला है, राइट टू रिटेंशन ऑफ subsequent debts। subsequent debts मतलब क्या होता है, देखो the pawnee can retain the goods pledged for any debt or promise other than the debt or promise for which they are pledged। जैसे let's take for example, अपन ने लीन में देखा था कि ए ने बी को लोन दिया, कितने का, 1000 का, फिर वापस ए ने बी को क्या दिया, लोन दिया 5000 का। अब सुनना, बी ने ये वाला लोन तो रीपे कर दिया तो ये खत्म हो गया ना, बट फिर भी ए ने उसको गुड्स रिटर्न नहीं किए, क्यों, क्योंकि पुराना हिसाब तो बाकी है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर एवरीवन? अच्छा सपोज इसका उल्टा भी हो सकता है, ए ने जब बी को 1000 का लोन दिया तो साथ में एक सिक्योरिटी भी दी थी, सपोज 1000 का ज्वेलरी दे दिया था, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल। अब जब वापस ए बी को लोन दे रहा है, बट वो सेम डे बी क्या कर रहा है, पुरानी लोन चुकते कर रहा है, मतलब पुराने लोन रीपे कर रहा है, तो कहने से ये होगी सब्सिक्वेंट लोन। तो ए फिर भी आज उसको ज्वेलरी नहीं देगा क्योंकि उसने फ्रेश लोन लिए ना, तो कहने से वो जो गिरवी रखा था वो कंटिन्यू हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? So the pawnee can retain the goods pledged for any debt or promise other than debt or promise for which they are pledged। इसमें पिछला भी हो सकता है लोन या बाद का भी हो सकता है, नॉर्मली हमेशा पिछले लोन का ही रहता है, ठीक है। बट ही कैन एक्सरसाइज दिस राइट ओनली व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू दिस इफेक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दैट इज अ राइट टू रिटेन गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट डेट कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन इट हैज बीन प्रोवाइडेड इन कॉन्ट्रैक्ट टू दिस इफेक्ट। दूसरे राइट समझ में आया? अब तक दो राइट देखा, किसका राइट देख रहे हैं अपन, पॉनी का देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, पॉनी या प्लेजी का, ठीक है। सबसे पहला राइट क्या है, राइट टू रिटेन द प्लेज गुड्स। दूसरा क्या बोला है, राइट टू रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट्स। तीसरा बोल रहे हैं पॉनीज राइट टू ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। कैसे एक्सपेंसेस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो पॉनी इज एंटाइटल टू रिसीव फ्रॉम द पॉनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स प्लेज। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि सपोज वो जो गोल्ड का ज्वेलरी था उसके पहले कोई और कीमती चीज रखवाई होती मॉर्गेज पे, तो तुमको नहीं लगता उसको खर्चा लगा होगा? ये सुन, आज चलो लेट्स टेक एग्जांपल, अगर तुम किसी ज्वेलर के पास जाके लोन लेते हो और तुमने तुम्हारी ज्वेलरी मॉर्गेज की या प्लेज की, तो ज्वेलरी थोड़ी ना अपने दुकान में ऐसे रख सकता है, बाकी ज्वेलरीज के साथ रख सकता है कि नहीं रख सकता? तो उसको स्पेसिफिकली अगर एक लॉकर खुलवा के रखना पड़ा होगा तो कहने से वो तुमसे लॉकर के भी चार्जेस लेगा कि नहीं लेगा, बराबर ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हर्ष ज्वेलर्स के पास से लोन लिया 50 लाख का, सामने मैंने मेरे 50 लाख के गहने, ठीक है, वो उधर गिरवी रखे, प्लेज किए। अब मुझे एक बात बताना, कैन आई से दैट हर्ष कैन नॉट सेल दैट, ही कैन नॉट यूज दैट, ही कैन नॉट मिक्स विथ हिज गुड्स, तो वो लॉकर में जाके रखवाएगा तो लॉकर का चार्जेस भी तो मेरे से वसूलेगा ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस होते हैं। समझ में आता है क्या? नेक्स्ट,
अगर पॉनर ने डिफॉल्ट किया, ठीक है, किसने डिफॉल्ट किया? पॉनर ने। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, मैंने हर्ष को टाइम पे लोन का पेमेंट नहीं किया, तो अब क्या क्या होगा? सबसे पहला, द पॉनी में ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द पॉनर। सबसे पहले वो केस करेगा एंड जो भी गिरवी रखा है ना वो अपने पास ही जब्त करके रखेगा, ठीक है, विल नॉट रिटर्न दैट। ही मे सेल द थिंग प्लेज्ड ऑन गिविंग पॉनर रीजनेबल नोटिस ऑफ सेल। अब सपोज हर्ष को लगा कि नहीं आप तो कभी पैसा दोगे ही नहीं, तो मैं ये आपके जो ज्वेलरीज है ना वो बेच डालूंगा। अच्छा सपोज वो ज्वेलरी बेच के उसको ज़्यादा पैसा मिला, तो एक्सेस का पैसा वो रख सकता है अपने पास? कभी नहीं रख सकता। वो कितना पैसा ले सकता है? जितना भी उसका बोलते हैं ना लोन का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस अगर कोई भी खर्चा हुआ है तो बस उतना ही रख सकता है, ज़्यादा पैसा वो रख नहीं सकता। उसको मुझे कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? ओके चलो स्टार्ट राइटिंग। सबसे पहले प्लेज। जितना हाईलाइट किया प्लीज लिखो।
हो गया ये। कल छुट्टी मिली तो अच्छा लगा ना? नहीं अच्छा लगा? अब एक दिन एक्स्ट्रा जाएगा, शायद ये शादी में भी नहीं जा पाएगा। मुझे तो ऐसे भी 21 तारीख को जाना है ना। हाँ, अगर लेक्चर होने के बाद जाएगा ना तो सेल ऑफ गुड्स चल रहा होगा या तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ कंपनी एक्सपीरियंस होगा। मुझे दूसरा सब्जेक्ट सिखाने का चलो डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये लिखो, राइट्स ऑफ पॉनर, नहीं सॉरी पॉनी। हेडिंग दे दो, राइट्स ऑफ पॉनी या प्लेजी। जितना जितना हाईलाइट किया उतना लिखते जाओ।
जितना है एक्चुअली ये नहीं लिखना है तो भी चलेगा, ये तो तुम लोग को अभी कॉमन सेंस से पता चलेगा कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हर्ष को जो चीज़ गिरवी पे दी थी, मैंने हर्ष से लोन लिया था 50 लाख का और मेरा जो असेट था वो गिरवी था 60 लाख का। तो अगर हर्ष इसको बेचेगा 65 में और उसका टोटल लायबिलिटी होता है 58 लाख, तो जो बाकी का पैसा वो मेरे को रिटर्न करेगा ना, खुद थोड़ी ले लेगा। बट सपोज ये था 68 और बेच के कितना वसूला 65, तो मुझे उसको 3 लाख रुपए देना पड़ेगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या? इन शॉर्ट जब भी प्लेज होता है उसमें जो भी हिसाब रहता है ना, हिसाब समझ में आता है तेरे को? क्या होता है हिसाब? तूने मेरे पास से 5 रुपये लिया है और इंटरेस्ट के साथ मुझे तुझे 10 रुपये चुकाना है। तेरे पास मेरी घड़ी है, उसको बेच के तेरे को 8 रुपये मिला, तो 2 रुपये मेरे पास मांगने आएगी ना। वही चीज़ बोला देखो, if proceeds of such sale are less than the amount due in respect of debt or the promise, the pawnbroker is still liable to pay the balance. बट अगर तेरे को ज़्यादा पैसा मिला, तेरे को 12 रुपये मिला, तो तू मेरे को वापस देगी ना पैसा। समझ में आया क्या? ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, जितना हाईलाइट के बस उतना लिख दो। हो गया? चलो नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ पॉनर। अब ऊपर हमने क्या पढ़ा था? राइट्स ऑफ पॉनी, नेक्स्ट राइट्स ऑफ पॉनर। अब राइट्स ऑफ पॉनर जो एकदम सिंपल स्टेटमेंट बोला है, एज द बेलर ऑफ गुड्स पॉनर हैज ऑल राइट्स ऑफ द बेलर। बराबर, मतलब जो भी बेलर के राइट्स थे वो सारे के सारे राइट्स किसके हो गए? यहाँ पर पॉनर के हो गए। Along with that, he also has the right of redemption to the pledged goods, which is enumerated in section 177 of the Act. ठीक है, इतना लिख दो फटाक से। रुको, एक काम करो, पहले मुझे समझाने दो आगे। ये रिडेम्पशन क्या होता है वो समझो। ठीक है, 177 में क्या बोला है? राइट टू रिडीम। रिडीम का मतलब क्या होता है? देखो, इफ अ टाइम इज स्टिपुलेटेड फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फॉर विच प्लेज इज मेड and the pawner makes default in payment of debt or performance of the promise at stipulated time, he may redeem the goods pledged at any subsequent time before the actual sale of them. But he must, in that case, pay in addition any expenses which have arisen from his default. Redemption मतलब क्या होता है? Simple, to recover back the goods by making payment of debt or performance of promise. अब सुनना ध्यान से। जैसे मैंने क्या किया था पता है? हर्ष के पास से 50 लाख रुपए का लोन लिया था और गिरवी में मैंने रख दिए थे मेरे गोवा के बंगलो के कागजात, जो 1 करोड़ का बंगलो था। ठीक है, अब लोन लिए 50 लाख की और घर के कागजात रखे 1 करोड़ के। 1 करोड़ का मेरा बंगलो है, तो मेरा प्लेज क्या है? बंगलो ना। यस और नो? प्लेज मतलब गिरवी क्या रखा मैंने? बंगलो। सो अब देखो, मैंने उसको बोला था मैं दे रहा 2 साल में, 2 years में आई विल फिनिश द लोन, और वो मैं नहीं दे पाया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? देखना, इफ टाइम इज स्टिपुलेटेड फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस फॉर विच प्लेज इज मेड। कितने टाइम का था? 2 साल का था। एंड पॉनर मेक्स डिफॉल्ट। हु इज द पॉनर ओवर हियर? आई एम द पॉनर, नो, मैंने प्लेजर। ठीक है, so he may redeem the goods pledged at any subsequent time before the actual sale of them. अब देखो, हर्ष ने मेरे को बोला सर आपके पास 2 महीने है, 2 महीने में अगर आपने 50 लाख और इसके ऊपर और 10 लाख, टोटल 60 लाख अगर आपने मुझे नहीं चुकाए तो मैं आपका 1 करोड़ का बंगलो बेच डालूंगा। तो भले ही आज मैंने डिफॉल्ट किया, बट मेरे पास कितना टाइम है? 2 महीने। 2 साल क्या, 2 महीने। 2 साल खत्म हो गए। ड्यू डेट पे क्या मैंने उसको पेमेंट दिया? क्या नहीं दिया ना। तो इधर ध्यान देना, पेजेस क्या गिन रहा है, इधर ध्यान दे। क्या बोला मैंने यहाँ पर? सुना ही नहीं। हाँ बोल। अच्छा, वेरी गुड। तो 2 साल पे मैंने पेमेंट दे दिया था? नहीं दिया था। अब नहीं दिया था तो तू मेरे को क्या बोला? आपके पास सिर्फ 2 महीने। 2 महीने में सिर्फ बोला 60 डेज। अगर आपने मेरा पेमेंट नहीं दिया
तो मैं आपका बंगलो बेच डालूंगा और उससे पैसा वसूल करके आपको बैलेंस दे दूंगा। तो मेरे पास अब कितना टाइम है रिडेम्पशन का? रिडेम्पशन मतलब मैं वापस से, तुम लोग ने रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स पढ़ा है ना, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वैसा ये रिडेम्पशन ऑफ क्या है? प्लेज गुड्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर हुआ? अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ड्यूटीज ऑफ द पॉनी। तो मेरे पास किधर तक का टाइम है? 2 महीने तक का ही है। फिर तो भाई वो बेच डालेगा, फिर कुछ कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज ड्यूटीज ऑफ पॉनी। पॉनी के क्या क्या ड्यूटीज है? ये देखो ये बेलमेंट जैसा ही सेम टू सेम है। पहले अपन ने प्लेज का मतलब समझा, प्लेज में कौन कौन पार्टीज होती है वो देखा, उसके एसेंशियल्स देखे, फिर अपन ने देखा व्हाट आर द राइट्स ऑफ पॉनी, राइट्स ऑफ पॉनर। अब देख रहे ड्यूटीज ऑफ पॉनी एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनर। सबसे पहला पॉनी मतलब कौन? हर्ष है यहाँ पर पॉनी, बराबर, जिससे मेरा प्रॉपर्टी के कागजात रखे। तो क्या करेगा? रीजनेबल केयर लेगा ऑफ प्लेज गुड। सपोज वो बंगलो पे ही रह रहा है वो, ठीक है, मेरे गोवा के बंगलो पे रह रहा है। ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ प्लेज गुड्स, मतलब क्या वो जो मेरा बंगलो है क्या वो किसी को भाड़े पे दे सकता है? क्या वो बेच सकता है? ही कैन नॉट मेक एनी अनऑथराइज यूज। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स व्हेन द डेट हैज बीन रीपेड और प्रॉमिस हैज बीन परफॉर्म। अब सपोज मैंने इसके पैसे चुका दिए तो मुझे वापस से देगा ना मेरा बंगलो, यस और नो? ड्यूटी नॉट टू मिक्स विद हिज ओन गुड्स, ड्यूटी नॉट टू डू एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ प्लेज, एंड ड्यूटी टू रिटर्न एक्रिएशन टू द गुड्स। मतलब क्या वो गाय और वो उसके बच्चे वाला एग्जाम्पल, गाय को एक बच्चा पैदा हो गया तो बच्चा भी ओनर का ही होता है, गाय मेरी है तो उसका बच्चा भी मेरा ही होगा ना, मतलब मैं उसका मालिक रहूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटी टू रिटर्न एक्रिएशन टू द गुड्स, मतलब कोई भी अगर बढ़ा चढ़ा के प्रॉफिट या जो कुछ भी वो भी देना पड़ेगा। ड्यूटी ऑफ पॉनर। पॉनर की क्या क्या ड्यूटी है? पॉनर इज लायबल टू पे द डेट और परफॉर्म द प्रॉमिस एज द केस में बी। फिर इट इज ड्यूटी ऑफ द पॉनर टू कॉम्पेंसेट द पॉनी फॉर एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम फॉर प्रिजर्विंग द गुड्स पॉन्ड। जैसे हम लोग ने जब ज्वेलरी को ये किया था, क्या बोलते, गिरवी रखा था सोनार के पास, तो उसने लॉकर का चार्जेस भरा रहेगा, वो भी वो हमसे ही वसूलेगा। समझ में आ रहा है? ये हम कौन है? ड्यूटीज ऑफ पॉनर है। ड्यूटीज ऑफ पॉनर मतलब मेरे ड्यूटीज है, वो उसके ड्यूटीज थे पॉनी। ड्यूटी ऑफ द पॉनर टू डिस्क्लोज ऑल फॉल्ट्स विच मे पुट द पॉनी अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क। फिर इफ लॉस अकर्स टू पॉनी ड्यू टू डिफेक्ट इन पॉनर्स टाइटल टू गुड्स, द पॉनर द पॉनर मस्ट इंडेमनीफाई द पॉनी। मतलब अगर मेरे वजह से हर्ष का कोई भी नुकसान होता है तो उस नुकसान की भी भरपाई कौन करेगा? मैं करूंगा। इफ पॉनी सेल्स द गुड्स ड्यू टू डिफॉल्ट बाय द पॉनर मस्ट पे द डेफिसिट। इज दिस क्लियर? डेफिसिट मतलब जो बैलेंस मुझे और बाकी है देना, वो मुझे देना ही पड़ेगा। ये क्या है? तुम्हारे ड्यूटीज ऑफ पॉनर एंड पॉनी। ठीक है, चलो फटाफट राइट्स ऑफ अ पॉनर लिखो, उसके बाद रिडेम्पशन वाला सेक्शन लिखो।
ये समझा तुम लोग को रिडेम्पशन लिखने की जरूरत है क्या? मत लिखो।
चलो ये हो गया डन। अभी इसका लास्ट पार्ट है। यहाँ पर क्या बोले, प्लेज बाय नॉन ओनर्स। मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली तो जो ओनर होता है उसी के पास अथॉरिटी होती है ना कोई भी चीज गिरवी रखने की, यस और नो। बट कभी कभी ना मर्केंटाइल ट्रांजैक्शंस, यू नो ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्केंटाइल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ट्रेड बेसिकली, उसके लिए लॉ ने इसके कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं, ठीक है। अब जो भी एक्सेप्शंस है ना, ये बोनाफाइड प्लेज है। बोनाफाइड मतलब इन गुड फेथ। बोनाफाइड मतलब क्या होता है, इन गुड फेथ, ठीक है। मतलब जिनके पास एक्चुअली में ओनरशिप नहीं है बट उनके पास क्या है, सिर्फ गुड्स का पोजेशन है। सी प्लेज बाय नॉन ओनर्स मतलब क्या, दे ओनली हैव possession of goods. What do they have? Possession of goods. इतना याद रखने का, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या बोला है, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट मतलब क्या, पहली बात तो मर्केंटाइल एजेंट वो बंदा होता है, एजेंट बोला है यहाँ पर, शब्द का इस्तेमाल देखो कौन सा शब्द यूज किया है, एजेंट। मर्केंटाइल ट्रेडर नहीं बोला है, मर्केंटाइल एजेंट। हु इज इन द पोजीशन ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या होता है, ओनरशिप। विद द कंसेंट ऑफ ओनर, हमेशा याद रखना, एजेंट अगर अपने प्रिंसिपल का कंसेंट लेता है तो वो ये चीजें कर सकता है। साथ ही साथ क्या बोला है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो सच प्लेज शैल बी वैलिड इफ इट वर मेड विद द अथॉरिटी ऑफ द ओनर ऑफ गुड्स। अंडरस्टूड। बट याद रखने का, प्रोवाइडेड पॉनी एक्टेड इन गुड फेथ एंड हैड नो नोटिस दैट पॉनर हैज नो अथॉरिटी टू। इसमें सामने वाले बंदे को पॉनी को पता नहीं होना चाहिए, मतलब जो प्लेजी है उसको पता नहीं होना चाहिए। किसको पता होना चाहिए, सिर्फ प्लेजर को या पॉनर को ही पता होना चाहिए। अगर सपोज उन लोगों को पता है तो उन दोनों का कुछ सेटिंग रहेगा ना, तब जाके होएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा कि नहीं समझा? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी गुड्स का ओनर नहीं हूं और ये बात वो सामने वाले को पता है, ठीक है, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि जानबूझ के हम दोनों ने कोई सेटिंग की हो,
तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या? मेरे पास सिर्फ पोजेशन है, क्या मैं ओनर हूँ? नहीं। तो जब हम ओनर नहीं होते तो हम कुछ भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अब ये वैलिड कब माना जाएगा कि ही शुड थिंक दैट आई एम द ओनर। सी नॉर्मली ना प्लेज नॉन ओनर्स नहीं कर सकते, प्लेज नॉन ओनर्स, बट कुछ एक्सेप्शंस है उसके, और एक्सेप्शंस में कंडीशन क्या है? दैट पॉनी हैज एक्टेड इन गुड फेथ एंड ही हैज नो नोटिस दैट पॉनर हैज नो अथॉरिटी टू। समझ में आया? दूसरा क्या बोला है? प्लेज बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मुझे एक बात बताओ, वॉइडेबल में तो हमेशा क्या होता है कि देयर आर टू ऑप्शंस, या तो तुम क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करो, या तो रेसिंड कर दो। इज दिस क्लियर? सो द यहाँ पर देखो, व्हेन द पॉनर हैज ऑब्टेन पोजीशन ऑफ गुड्स प्लेज्ड बाय हिम अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल अंडर सेक्शन 19 और 19(1), बराबर, मतलब उसमें ये सब आ गया ना, फ्रॉड, कोअर्जन, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, बट द कॉन्ट्रैक्ट has not been rescinded at the time of pledge, the pawnee acquires a good title to the goods, provided he acts in good faith and without the notice of pawner's defect of title. समझ में आ रहा है क्या? Is this clear? मुझे बात, सिंपल बात बताओ, ठीक है? क्या हुआ, इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, रुक जाओ, इधर है। हाँ, सी मिस्टर एक्स फाइंड्स, नहीं छोड़ो ये जाने दो, इसका मैं एक एग्जांपल बना के देता हूँ तुम लोग को, सुनना। क्या हुआ कि मेरे पास से ना जबरदस्ती मेरे सर पे गन रख के हर्ष ने क्या किया था, हर्ष ने मेरा आईफोन लेकर वो चला गया था, बोला जीना है तो आईफोन दे दो, बराबर। तो ये क्या हो गया? दिस इज कोअर्जन। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, दिस इज अ कोअर्जन। अब कोअर्जन में वो फ़ोन लेकर गया और उसने क्या कर दिया पता है? कैशिफाई पे वो फ़ोन बेच दिया। अब क्या कैशिफाई वालों को मालूम था कि ये चोरी किया हुआ फ़ोन है? नहीं ना। इन लोग ने उसका आधार कार्ड वगैरह सब ले लिया। अब असली चोर कौन है? एक ही है चोर, हर्ष, ठीक है। तो मैं कैशिफाई को जाके ऐसे नहीं बोल सकता चलो लाओ मेरा फ़ोन लाओ, बोलो क्या फ्री में देंगे क्या? सी वही चीज़ बोला है, when the pawner has obtained possession of the goods. Now in that case Harsh was the pawner, pledged by him under a contract voidable under section 19 or 91, but the contract has not been rescinded at the time of pledge. अब सपोज अगर उसने किसी को प्लेज पे दे दिया होता, कैशिफाई पे बेचने के बदले उसने क्या किया होता, कहीं और पे गिरवी रखा होता, और गिरवी रख के उसने क्या किया होता, कोई लोन दी होती। द पॉनी एक्वायर्स अ गुड टाइटल। सपोज उसने सोहम को दिया रहेगा, तो मुझे एक बात बताओ, सोहम के पास तो एक अच्छा टाइटल आ गया, मतलब उसको तो पता नहीं ना, उसने थोड़ी हर्ष के साथ फ्रॉड करके लिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? गुड टाइटल मतलब उसके इंटेंशन अच्छे है। प्रोवाइडेड ही एक्ट्स इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द पॉनर्स डिफेक्ट ऑफ टाइटल। अच्छा सपोज अगर सोहम को पता होता कि हर्ष ये फोन चोरी करके लाया और फिर भी वो एक्सेप्ट करे एज अ प्लेज, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। प्लेज वेयर पॉनर हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट, लिमिटेड इंटरेस्ट है। वेयर अ पर्सन प्लेजेस गुड्स इन विच हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट, लिमिटेड इंटरेस्ट मतलब क्या? पॉनर इज नॉट एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द गुड, द प्लेज इज वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट। मतलब देखो क्या बोला है, X finds a defective mobile phone lying on the road. He picks it up and gets it repaired for 5,000. He later pledges the mobile phone for 2,000. कितने में उसने गिरवी रखा? 2,000. मुझे एक बात बताओ, उसने खर्चा कितना किया है? 5,000 का। The true owner can recover the mobile phone by paying only 5,000. वही 2,000 थोड़ी देगा। Yes or no guys? A pledges his jewelry worth 1 lakh to B for an advance of ₹70,000. अब बी क्या करता है, वो किसको दे देता है? 90,000 लेकर सी को दे देता है। मुझे एक बात बताओ, दिस प्लेज इज वैलिड अप टू 70,000 प्लस इंटरेस्ट देयर ऑन। ये इसने 90,000 में प्लेज किया, उससे ए को कुछ भी लेना देना है क्या? नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, प्लेज बाय अ को ओनर इन पोजेशन। जैसे मैं और मेरी बहन, हम दोनों एक बड़े विला के ओनर्स हैं, ठीक है। हमारा लोनावला में एक विला है, तो वहाँ के जब हम ओनर्स हैं तो हम दोनों ने अगर उस प्रॉपर्टी को गिरवी रखी तो क्या करने का? सो वेयर गुड्स आर ओन्ड बाय मेनी पर्सन एंड विद द कंसेंट ऑफ अदर ओनर्स, द गुड्स आर लेफ्ट इन पोजेशन ऑफ वन ऑफ द को ओनर्स। सच अ को ओनर में मेक अ वैलिड प्लेज ऑफ द गुड्स इन हिज पोजेशन। अब मेरी बहन यूएस रहती है, तो अगर मैं गिरवी रखने जाऊंगा तो थोड़ी उसको बोलूंगा तू एक काम कर, यूएस से आ जाए, इधर साइन करके चली जाए, ऐसे होगा क्या? नहीं। तो उसने वो पावर मुझे दे दी है कि मैं इसको प्लेज कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड लास्ट क्या बोला है? प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजेशन। देखो, सेलर और बायर इन
possession. ध्यान से देखना, A buys a cycle from B but leaves the cycle with the seller. तो अब who is having the possession? A. Is he the owner? एक मिनट, सॉरी, B is the owner. रुक जाओ, A buys a cycle from B, तो A is the owner and B के पास क्या है? Possession है. B then pledges the cycle with C, who does not know of sale to A and acted in good faith. Can I say it is still a valid pledge? Are you understanding? So देखो, a seller in whose possession the goods have been left after sale, or a buyer who with the consent of seller obtains possession of the goods before sale, can make a valid pledge provided the pawnee acts in good faith and has no knowledge of the defect in title of the pawn. समझ में आया क्या? Is this clear? जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ. सपोज मैंने घर ले लिया, अब बिल्डर को अभी भी पैसा चुकाना बाकी है. यहाँ तो मैंने उसको पैसा चुकाया नहीं. अब वो पैसा चुकाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? बैंक में मेरा घर के पेपर्स रखता हूँ. लोग ऐसे ही करते हैं ना, बराबर के नहीं? सपोज मैंने एक नया नया घर लिया, तो घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे हाथ में आ गए, उसी को मैंने प्लेज कर दिया बैंक में. तो होता है ना, मैं तो बायर हूँ, तो कहने से आई कैन प्लेज द गुड्स. यस और नो? आई कैन डू और नो? यस, आई कैन डेफिनेटली डू. फिर जो बैंक से लोन का पैसा आएगा वो मैं किधर चुकता करूंगा? बिल्डर को दूंगा. ये तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या? इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है. उसके बाद ये जो है, ये तुम होमवर्क में लिख देना, डिस्टिंक्शन बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज. ठीक है, चलो एक काम करो, फटाफट हेडिंग दे दो, प्लेज बाय नॉन ओनर्स. सुनो, इधर ऐसे लिखना, अ मर्केंटाइल एजेंट विथ द कंसेंट ऑफ ओनर can pledge them while acting in the ordinary course of business as a mercantile agent. फिर सिर्फ ये प्रोवाइडेड से लिखना. ठीक है, जितना जितना हाईलाइट किया बस उतना ही लिखते जाओ. हेडिंग दे दो, प्लेज बाय नॉन ओनर्स.
सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, एजेंसी ना थोड़ा अलग है और थोड़ा हेक्टिक भी है। इसको इधर खत्म करते अपन को पहले सेल ऑफ गुड नेक्स्ट करना है ना। ये बहुत हेक्टिक हो गया है, एजेंसी अपन अलग से कर सकते हैं। तो बोर हो गए तो कंपनी का भी चालू कर दो, बोलो क्या कर तेरे काम में खत्म करना ब्रेक दे कंपनी को बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा तो शेयर मेरे हिसाब से अपन को वो करना चाहिए। तेरा वो टाइम में 4 यूनिट है बड़े छोटे छोटे। हाँ तेरा वो अगर नहीं प्लेस करने का कंपनी खत्म होगा ना तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। फाइनल क्या करना समरी मॉड्यूल से दो तीन ऑप्शन नंबर एजेंसी करते हैं कल तक कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर अभी खत्म के बाद या तो अभी तुरंत कंपनी का होता है। ऑप्शन नंबर 3 ये पॉज करके सेना को सेट करता है कॉन्टैक्ट करता है फाइनल देन कॉन्टैक्ट करते हैं बड़ा है
कौन से इसमें टर्म लिखना पड़ेगा आपको कंप्लीट और हमारे एक साथ नोट्स पूरा है कॉन्टैक्ट ये दूसरा भी कुछ चलो हो गया ये वाला ये हो गया ना चलो ब्रेक ले लेते हैं लेट्स टेक अ ब्रेक गाइस